आज बात करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी की। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। जी हां, बंबई में अब जो मुंबई हो चुका है, विप्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को ऑरेंज इकोनॉमी की सुपर पावर बनाने की बात कही। तो पहली चीज, विप्स का मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। भारत में पहली बार 2025 में यह शीर्ष बैठक हुई और ऑरेंज इकोनॉमी की चर्चा करके इस शब्द को फिर से चर्चित बना दिया गया। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल, ऑरेंज इकोनॉमी का इस्तेमाल, जो कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं ड्यूक मार्क्वेज और जो कल्चरल मिनिस्टर थे फिलिप गुत्रेगो, उन्होंने इस शब्द का उल्लेख किया। तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि आखिर ये कलरफुल इकोनॉमी का दौर कैसे चल गया। पहले हम लोग बात करते थे ग्रीन इकोनॉमी की। ग्रीन इकोनॉमी एक काइंड ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमी जिसमें पर्यावरण का क्षरण भी ना हो और आर्थिक विकास आगे बढ़े। फिर हमने ब्लू इकोनॉमी की बात की जिसमें हमने मरीन इकोनॉमी को समझा, समुद्री अर्थव्यवस्था को समझा। और अब बात ऑरेंज इकोनॉमी की। ऑरेंज कलर, इस ऑरेंज इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं और बड़ा साफ कहा गया ये 3C पे आधारित है। 1C कल्चर, दूसरा C क्रिएटिविटी और तीसरा C अगर हम देखें तो कंटेंट। कहने का मतलब ऑरेंज इकोनॉमी 3 सब पर आधारित है, कल्चर, कंटेंट एंड क्रिएटिविटी। तो ये रचनात्मकता इसके मूल में है। इसमें कंटेंट रिच होना चाहिए और सबसे बढ़कर यह कल्चर अगर आपका रिच है तो आपकी इकोनॉमी को आधार देगा। तो ऑरेंज इकोनॉमी को इस तरह से समझें, इसमें फिल्म है, म्यूजिक है, डिजाइन है, क्राफ्ट है, इसमें आपकी कल्चर है, थिएटर है और साथ ही साथ जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वाईटी है, ओटीटीज हैं, इंस्टा है, ये सब इसके मूल में है। और आज युवा पीढ़ी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही होगी कि आखिर क्या ऑरेंज इकोनॉमी की पावर है। अगर हम एक शब्द कहें कि आखिर इसको ऑरेंज कलर ही क्यों दिया गया, तो आप सब जानते हैं ऑरेंज उत्साह का प्रतीक माना जाता है, ब्राइट कलर माना जाता है, रचनात्मकता मानी जाती है। और कुछ तो इस संदर्भ में भी कहा जा सकता है, अगर आकलन करें तो ये रेड और येलो से मिलकर ऑरेंज बनता है। रेड जहां पावर, ताकत का प्रतीक है, येलो क्रिएटिविटी का प्रतीक है और इन दोनों के मिलन से ऑरेंज बनता है। तो इसका मतलब उत्साह, ऊर्जा, शक्ति और नवाचार और क्रिएटिविटी को मिलाकर ऑरेंज कलर को चुना गया ऑरेंज इकोनॉमी के लिए। तो बड़ा ही स्पष्ट है कि कंटेंट, कल्चर और क्रिएटिविटी के आधार पर जो नए हमारे सोशल मीडिया के टूल हैं, थिएटर है, फिल्म है, म्यूजिक है, इन सबके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यह हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा आधार हो सकते हैं। यहां तक कि 2047 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल ऑरेंज इकोनॉमी से पाना चाहते हैं, ऐसा लक्ष्य घोषित किया जा सकता है। अगर इस ऑरेंज इकोनॉमी के ग्लोबल एस्पेक्ट को देखें तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक जीडीपी का 3+% एक तरह से कहें ये ऑरेंज इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है। अगर इसे हम आंकड़े में देखें तो $2.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन केवल ऑरेंज इकोनॉमी क्षेत्र से होता है और साथ ही साथ 30 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। यह क्षमता है ऑरेंज इकोनॉमी की। अगर हम भारतीय संदर्भ में 2024 तक के उदाहरण को देखें तो अर्नेस्ट और यंग की रिपोर्ट के अनुसार यह 2019 में लगभग यह $19 बिलियन पर था, जो 2026 में बढ़कर यह $34 बिलियन तक की क्षमता रखता है। $34 बिलियन हम अर्न कर रहे हैं इस ऑरेंज इकोनॉमी के द्वारा और भारत की वर्कफोर्स में 8% कंट्रीब्यूशन इसका है और साथ ही साथ हम जो क्रिएटिव एक्सपोर्ट करते हैं $11 बिलियन के, यह क्षमता इस ऑरेंज इकोनॉमी में अभी है। तो एक चीज तो बड़ा साफ है कि अगर हमने ऑरेंज इकोनॉमी को समझा, आप देखते होंगे कई सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं या फिर ओटीटी पर ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजॉन है, G+ है, मिलियंस ऑफ बिलियंस सब्सक्राइबर रहते हैं, व्यूज बिलियन आवर में पहुंच गया है और ये सारी बातें बताती है कि दुनिया आप में इंटरेस्ट ले रही है। और अगर आपके पास कंटेंट है, प्रेजेंटेशन है, क्रिएटिविटी है और साथ साथ कल्चर है तो दुनिया हाथों हाथ लेगी। एक जमाने में बेटर इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बड़ा जरूरी था, जेब में पैसे का, इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान था।
लेकिन आज आप एक छोटे से फोन को लेकर, अगर आपको मैं उदाहरण देता हूं भारत में रील बनाने का, आज गांव गांव में किसी भी जगह पर ना इंफ्रा की, ना किसी भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 किसी शहर की असमानता की बात नहीं रह गई। केवल एक व्यक्ति अपना मोबाइल से रील बनाकर अगर उसमें क्रिएटिविटी है तो वो वायरल हो सकता है, और अगर वो लगातार इस पे सस्टेन कर जाता है तो वह एक तरह से यूट्यूब या उस प्लेटफॉर्म से पैसे भी कमा सकता है। ये सारी बातें ऑरेंज इकोनॉमी को चरितार्थ करती हैं, और खासकर जिस भारत में जहां 140 बिलियन प्लस की आबादी हो, जहां का इतिहास 5,000 6,000 वर्ष पुराना हो, आप सोचिए कितनी कहानियां हैं, कितनी प्रेरणाएं हैं, कितने उदाहरण हैं। अगर इसे सही तरीके से, और भारत तो वैसे भी रस का, भारत तो वैसे भी कहानियों का देश रहा है, अगर इसे सही तरीके से लाया जाए तो निसंदेह बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, और तब हम पश्चिम से नहीं बल्कि पश्चिम हमसे सीखेगा। हम अगर कुछ उदाहरण लें, एक मूवी का ही उदाहरण लें तो आरआरआर, कांतारा, और साथ ही साथ अभी कुछ ऐसी बाहुबली, कुछ ऐसी फिल्में आई जो हमारी मिथोलॉजी से प्रेरित थी, जिसे सही तरीके से प्रेजेंट किया गया, और न केवल उस, अगर हम भाषाई भारतीय विवाद को भी देखें तो तेलुगु, तमिल, मलयालम में ही नहीं, न पूरे पैन इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे पैन वर्ल्ड में सराही गई, ग्लोबल लेवल पर सराही गई। आरआरआर ने तो ऑस्कर में भी भारत की धूम मचा दी। ऐसे ही चीजें चाहिए, क्योंकि याद रखिए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा आधार है इस तरह की कल्चर, इस तरह की फिल्में, इस तरह की म्यूजिक, और खासकर भारतीय प्रसंग को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना, जो हमारी पहचान रही है। बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं हुए। जब भारतीय परिवेश में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब बुद्ध के ज्ञान को बाहर प्रसारित होने का मौका मिला तो कितनी तेजी से दुनिया के कई देशों ने स्वीकारा, और सबको बड़ा गर्व होता है कि जो भारत है वो लैंड महापुरुषों का है, जहां बौद्ध जैसे भी विचारक हुए हैं, जिन्होंने उस समय 600 बीसी में जाकर उस समय भी समानता की बात की, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की, और साफ कहा कि दुख है तो दुख के निवारण का रास्ता भी है। इसीलिए सारे लोग आकर्षित हुए। इसी तरह इंडियन मिथोलॉजी में राम, कृष्ण, भीष्म, ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं जिसके बारे में अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, सही तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाए तो दुनिया यह आश्चर्यचकित हो जाएगी, जिसे हम अगर एक शब्द में कहें कि दांतों तले उंगलियां दबा लेगी कि ऐसे किरदार के बारे में। और वैसे तो कहा जाता है कि ऐतिहासिक पुरुष थे या नहीं थे, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी, हमारे महापुरुषों की कितनी क्रिएटिविटी है, क्या सृजनशीलता है, इसको तो सैल्यूट करना ही होगा। लेकिन ऑब्वियसली मिथोलॉजी में इमोशंस होता है, और इन सारी बातों को देखते हुए इसीलिए इस तरह की अगर फिल्में आती हैं, इस तरह की चीजों को बनाया जाता है तो निसंदेह दुनिया सराहेगी। और यह देश जो आज कहता है मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, ऑरेंज इकोनॉमी के बाद कहेगा क्रिएट इन इंडिया, यह केवल आज की व्यवस्था नहीं है, वास्तव में यह भविष्य की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें रचनात्मकता है, इसमें नवाचार है। अब अगर हम कुछ उदाहरणों को और तरीके से देखें, एक बात और, जब हम IR 4.0 की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात होती है, ब्लॉकचेन की बात होती है, तो ऐसा लगता है दुनिया, विज्ञान, सब कुछ रोबोटिक्स होता चला जा रहा है, सबको एक तरह से मशीन बनाता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है मनुष्य को मनुष्य बनाते रहने की, और मनुष्य तभी मनुष्य रहेगा जब उसकी इंद्रियों को वो सुख मिलता रहेगा जिसके कारण वो मनुष्य है। हमें रचनात्मकता, हमें दुख, हमें सुख, हमें भावना, हमें पीड़ा, हमें खुशी, इस सबका एहसास होना चाहिए। और ये तभी और बेहतर हो सकता है जब अपनी क्रिएटिविटी से, जब इस तरह की चीजों को अच्छे तरीके से, कलात्मक तरीके से और बेहतर प्रस्तुति के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। इसीलिए भारत में अगर हम देखें, एक तरफ मधुबनी आर्ट का अगर उदाहरण लिया जाए, जिसमें हम आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं करते, सोचिए नेचुरल कलर के साथ इतनी बेहतरीन पेंटिंग को दुनिया में अगर हर जगह पहुंचाया जाए तो कौन ऐसा होगा जिसके अंदर एक हृदय होगा कलात्मक, वो मधुबनी पेंटिंग को नहीं सराहेगा। इसीलिए ये वो चीजें हैं जो भारतीय पक्ष को वैश्विक लेवल पर ले जा सकती हैं, हमारे गांव को, हमारे ट्राइब्स की कलाओं को, हमारे जो सो कॉल्ड कहे जाने वाले पिछड़े लोगों की कला को दुनिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना सकती है। और इसलिए ऑरेंज इकोनॉमी का एक फायदा और है कि जिस तरह जब डिजिटलाइजेशन हुआ,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद डिजिटल डिवाइड आया, लेकिन ऑरेंज इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो इसी डिजिटल का फायदा उठाकर डिजिटल कन्वर्जेंस को बढ़ावा दे सकती है। गांवों की वो जो एक सामाजिक असमानता बढ़ी हुई थी, उन सबकी दूरी को कम कर सकती है, अर्थव्यवस्था में सभी को शामिल कर सकती है, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या गांव, क्या शहर। यही नहीं, अगर अभी तक यूनिकॉर्न कोई ऐप होता था, अब अगर इस तरह से चला जाए तो यूनिकॉर्न एक ऐप भी नहीं, एक व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, थोड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो और उसके पास क्रिएटिविटी हो। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर हम भारतीय क्षमताओं को दो भागों में बांटे, एक तरफ हमारी सकारात्मकता यह है कि हम डिजिटल डिविडेंड्स जनांकीय लाभांश से गुजर रहे हैं। हमारी 65% जो जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम है, और जो युवा होगा वो नवाचार की ओर जाएगा, वो क्रिएटिविटी की ओर जाएगा। और ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि ऑरेंज इकोनॉमी की सुपर पावर भारत बन सकता है। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले कहा, भारत बहुत ही प्राचीन परंपरा कहानियों का देश है। एक एक गली में, एक एक कस्बे में, एक एक क्षेत्र में कहानियों पे कहानियां हैं। अगर इसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, दुनिया तक पहुंचाया जाए, तो निसंदेह बहुत ही लोकप्रिय होने की संभाव्यताएं मौजूद हैं। तीसरे पे देखें तो एक चीज और जो साफ दिखती है, हम न केवल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बल्कि अभी एक आंकड़ा यह भी कहता है कि भारत पिछले कुछ वर्षों में, अगर हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन रेट को देखें तो दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। मोबाइल निर्माण में दुनिया का नंबर 2 देश है, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें यह दुनिया का 3 नंबर का देश बन गया है। बहुत सारी ऐसी सरकारी नीतियां हैं, बहुत सारे ऐसे सरकारी प्रोग्राम हैं जिनका सहारा लेकर हम इस फील्ड में और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। हमेशा सबसे पहले तो भारत में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसकी जागरूकता की कमी है। अगर आपने कुछ क्रिएटिव बनाया और वो पॉपुलर होने लगा तो कॉपीराइट को लेकर हम सब कितने अवेयर हैं ये आप सब जानते हैं। तो भारत को, भारतीय सरकार को और लोगों को इसके प्रति जागरूकता रखनी होगी। अभी नहीं, शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो जरूर काम आएगा, क्योंकि अगर वो आपकी रचनात्मकता है तो इसका मूल्य आपको मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक और बात आती है कि कहीं यह फिर से गैप को तो नहीं बढ़ाएगा, कहीं अर्बन रूरल गैप में और तो दिक्कत नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सुविधाएं शहर में मौजूद हैं वो गांवों में नहीं है। एक गरीब व्यक्ति कैसे एक टीम खड़ी कर सकता है? उसने तो बस अपना एक रॉ रील बनाया और दे दिया। लेकिन सोचिए उनके पास, जिनके पास पूरी मीडिया की टीम है, जिनके पास एडिटर है, जिसके पास कंटेंट राइटर है, आपने देखा होगा उनको ऑब्वियस, जिनके पास एक टीम बैठी है उसे वायरल कराने के लिए, उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए वो इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी कोई ऐसा चैलेंज रहेगा इकोनॉमी में तो ऑब्वियसली इसका दुरुपयोग तो होता ही रहेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी भी एडुटेक को देखिए, टीचर जब पढ़ाने आता है तो यहां तक एक जो बहुत सारे वायरल लोग हैं टीचर के रूप में या मोटिवेशनल, वहां यह तक बताया जाता है कि इस समय मुस्कुराना है, इस समय शर्माना है, इस समय आंखें बंद करनी है। तो इतना ज्यादा ये एक तरह से आर्टिफिशियल होता है, लेकिन वो बात एकदम जो लेमन है वहां तक नहीं पहुंच सकती, और ये अंतर निसंदेह चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। साथ ही साथ अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कहूं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी जो कंटेंट है उसमें मौलिकता हो। लेकिन भारत में एक दिक्कत जरूर है कि दोहराव ज्यादा है, हम कॉपी ज्यादा करते हैं, और उसमें भी पश्चिम से हम सीधे सीधे कॉपी करने की बात बहुत ज्यादा रखते हैं, और इसी के कारण हम वो जो ग्लोबल लेवल पर हमारी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। एक आंकड़ा कहता है कि 1%, मतलब 1 मिनट में भारत में 500 से ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं, लेकिन उसमें 40% केवल और केवल पिछली बातों का दोहराव या किसी की नकल होती है, इसलिए वो तुरंत एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। सोशल मीडिया उन्हें अपलिफ्ट नहीं करती। ये सारी बातों को देखते हुए हम एक तरफ कॉपी करते हुए हमने फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम बॉलीवुड रख दिया, जो सही नहीं है। हम हॉलीवुड की नकल क्यों बनते हैं? हिंदी फिल्म सिनेमा बेटर था। बहुत समय तक कॉपी करने से वो सारी बातें आई ही नहीं जो भारतीयत्व को प्रस्तुत कर सके। लेकिन अब जब ओटीटी जैसे मंच आने लगे, भारतीय सिनेमा से लोग थकने लगे, तो अब क्रिएटिविटी आ रही है। अब हमारे, आप देखिए, रॉकेटरी या रॉकेट बॉय जैसी फिल्में बन रही हैं ओटीटी पर। इसी तरह
ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं, ऐसे बहुत सारे R&D बेस्ड, आप कहें थीम आधारित, स्टोरी आधारित अब फिल्में बनने लगी हैं, शॉर्ट फिल्म बनने लगी है, जिसे निसंदेह बनना चाहिए था। और इससे न केवल नए कलाकारों को बहुत तेजी से उभरने का मौका मिला है, बल्कि नए कथानक, भविष्य की चुनौतियों और प्रेरणादायी प्रसंगों को लेकर बहुत तेजी से युवा जुड़ने लगा है। जिस तरह आईपीएल ने इस देश में युवाओं की फौज खड़ी कर दी है क्रिकेटर्स की, उसी तरह कहा जाए ओटीटी ने नए कलाकार, और वो कलाकार जो बेचारे गांव से आए और कभी बॉलीवुड, जो सो कॉल्ड बॉलीवुड था, वहां पहुंचे नहीं पाते, लेकिन उनको व्यापक पहचान दे दी इस तरह के मंचों ने। तो ये एक इसका पावर है। लेकिन चुनौतियां ये जरूर हैं कि हम केवल उसके पीछे नकल ना करें, क्रिएटिव और R&D बेस्ड चीजों को बनाएं। हमें क्यों मानेक शॉ के बारे में पता नहीं होना चाहिए, हमें क्यों जनरल करियप्पा ने जो भारत के लिए कर दिखाया वो क्यों अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के तहत पता नहीं होना चाहिए, क्यों भारतीय हिंदी सिनेमा को सी शंकरन नायर को लेकर आना पड़ा। क्या इससे पहले वास्तव में शंकरन नायर साहब के बारे में भारतीय इतिहास इतना बता पाया था? गांधी वर्सेस एनार्की नामक किताब लिखने वाले सी शंकरन नायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग के विरुद्ध वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से इस्तीफा दे दिया, ऐसे व्यक्तियों की पहचान अब होने लगी है। और अब ये थीम जो भारतीय सिनेमा है या फिर और जो हमारा मीडिया है, वो इस बात को समझने लगा है। लेकिन एक चुनौती और है, कहीं ना कहीं अभी जो सेक्सुअल कंटेंट है उसका बहुत बढ़ावा मिल रहा है, और जिसको हम अगर आम भाषा में कहें, फुहड़ता बढ़ती चली जा रही है। और ऑब्वियसली इसको भी बड़े मात्रा में दर्शक मिल रहे हैं, इसीलिए ऐसा कंटेंट आ रहा है। आपने सुना होगा बहुत सारे कंटेंट को बैन किया गया। एक एडल्ट कॉमेडी के नाम पर एक चैनल था जिसने एक ऐसे कमेंट किया कि आज न केवल उस पर बैन लगा, बल्कि उसके प्रस्तुतकर्ता अभी क्रिमिनल ऑफेंस का सामना कर रहे हैं। छोटे समय की पॉपुलैरिटी ने ऐसे तत्वों को बहुत बढ़ावा दिया है। हमारी युवा पीढ़ी केवल सेक्स पर बात करने के लिए नहीं बनी है। हमारी युवा पीढ़ी उस केवल छोटे समय के उस एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी है, बल्कि यह जरूर देखा जाना चाहिए कि उसके साथ अगर वो हंस रहा है, अगर उसे स्माइल मिलती है, लेकिन क्या उसके साथ साथ कुछ लर्निंग्स भी है क्या? वो क्रिएटिविटी, वो कल्चर, वो इनोवेशन, उसको जरूर जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। आप देखिए अभी बहुत से एक छोटी छोटी बातों को लेकर कैसे लोग वायरल हो जाते हैं। एक आप सबने कच्चा बादाम, वेस्ट बंगाल में एक मूंगफली बेचने वाला लड़का, जिसने खुद धुन तैयार की होगी, जिसने खुद लिरिक्स लिखी होगी, खुद प्रेजेंट कर रहा होगा, और ये इतना वायरल हुआ कि बहुत सारे फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस ने इस पे, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस पर प्रेजेंटेशन दिया, और अफ्रीका तक में ये पॉपुलर हो गया। केनिया में वो जो दो लोग इसे प्रेजेंट करते हैं, देखिए इस गाने पे डांस किया। एक लेडी को जो बेगर थी उसको देखा गाते हुए, सोशल मीडिया ने उसको पॉपुलर बनाया, उसको हिमेश रेशमिया ने अपने एल्बम में ले लिया। लेकिन अब वो कहां है? वायरल होना और टिके रहना, इन दोनों में अंतर है। वायरल होने के पीछे आप शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप झूठी बातें बताइए, आप इंटरेस्टिंग बातें बताइए, आप थोड़े उसमें क्रिएटिविटी के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करके पॉपुलर हो जाइए। लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है, अगर इस इकोनॉमी में लगातार दीर्घकाल तक बने रहना है, तो जान होनी चाहिए। और ये जान तब होगी जब अगेन वो तीन बात होगी जिसका नाम था कल्चर, क्रिएटिविटी और कंटेंट। कंटेंट इज द, यू कहे, बॉस ऑफ द एवरीथिंग। और इस तरीके से अगर हम चीजों को लेकर चलेंगे, तभी एक दीर्घकालिक लाभ तक पहुंच पाएंगे। आप देखिए, अगर एक तरफ हम देखें, चूंकि वाईटी इंस्टा एक आंकड़ा कहता है कि पिछले 3 सालों में भारतीय इकोनॉमी में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल और केवल वाईटी ने किया, यूट्यूब ने किया। और उनके सीईओ नील मोहन ने इसी वेब्स में कहा कि अगले 2 वर्षों में वो 850 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं, 850 करोड़ रुपीज का निवेश करने जा रहे हैं। ये इकोनॉमी की पावर है। लेकिन इसके लिए जो ऑरेंज इकोनॉमी की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की, इसमें एक चीज बड़ी साफ है कि आप नकल मत कीजिए, आप फुहरता मत फैलाइए। ये सब शॉर्ट टर्म वायरल के लिए हो सकता है, जो कुछ लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं यहां और जोड़नी चाहूंगा, यूट्यूब पर पॉपुलर होने के बाद अगर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको वहन करना चाहिए। आज देखिए, पहलगाम की घटना के बाद यूट्यूब पे कुछ पॉपुलर चेहरे हैं जो मांग रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, तुरंत जाकर पाकिस्तान पर हमला कर दे।
ये कोई पड़ोसी का खेत है जो जाके तुरंत जोत दिया जाए, या पड़ोसी के घर में कुछ हो गया और उसने कुछ कहा, एक बाल्टी पानी फेंकी और आप 2 बाल्टी पानी फेंक दीजिए। अरे भाई, ये 2 देशों के बीच पिछले आप 1947 में वो बन चुका है पाकिस्तान, और वहां से लेकर अगर हम देखें तो लगभग जो 78 साल की जो हमारे संबंध रहे हैं, और ये दुनिया, जब हम वैश्विक मामलों में बात करते हैं तो बहुत सारी कूटनीति, बहुत सारी एक तरह से जो ग्लोबल ऑर्डर है, उन सबको ध्यान में रखकर चीजें करनी पड़ती हैं। जवाब जरूर देगा, लेकिन बार बार आकर सोशल मीडिया में कुछ लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपनी बातों को बनाने के लिए कि सरकार क्या कर रही है, अरे आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप इतने बड़े हैं कि आपको सरकार बताए कि नहीं हम हमला करने जा रहे हैं, इस तरह से हमला करेंगे, आप अपनी सोशल मीडिया पे बोल दो और आप ही के कारण हमने हमला कर दिया। इट विल टेक सम टाइम, पेशेंस रखना होगा ऐसे मुद्दों पर और ऐसी चीजों में उतावलापन। लेकिन अगर आपको पॉपुलर होना है तो यह भी एक मौका जरूर है, आप खूब आलोचना कीजिए। आज मैं आपको बड़े स्पष्ट कहता हूं, इस समय सबसे आसान मुद्दा है, आप पहलगाम पर आलोचना करनी शुरू कर दीजिए। कुछ खास वर्ग के लोग आपके समर्थक होते चले जाएंगे और लगेगा कि आप भी तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े किरदार हैं। आपने देखा होगा एक समय एक यूट्यूब चैनल पे ही बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो भारत में नहीं रहते, वो हर बात पर सरकारी नीतियों की आलोचना करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, और वो बहुत पॉपुलर हैं। और ऐसा लगता है कि यहां डेमोक्रेसी जनता नहीं जानती, वहां बैठकर वो डेमोक्रेसी सिखाते रहते हैं। इसी तरह एक दूसरा पक्ष भी है जो क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन सोशल मीडिया है और अगर ऐसी बात है तो क्वेश्चन पूछिए, लेकिन क्वेश्चन पूछने का दायरा क्या होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, विषय कितना संवेदनशील है, यह जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। ना तो आपको भक्त बनना है, ना आपको चमचा बनना है, आपको एक सक्रिय नागरिक भी बने रहना है। तो इस तरह से मैं फिर कह रहा हूं कि नागरिक, एक भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए अगर सोशल मीडिया पे आप बने रहते हैं और आप अगर अपने आप को थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो निसंदेह आप बेटर सस्टेन करेंगे ही करेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको आश्चर्य होगा, छत्तीसगढ़ जो एक तरह से ट्राइबल स्टेट माना जाता है, वहां एक गांव है तुलसीपुर। उस तुलसीपुर में 4000 लोगों की आबादी है। वहां 1000 लोग यूट्यूब पर रोज कुछ ना कुछ कंटेंट डालते हैं, उनके व्यू मिलियंस में है। एक गांव, ये उदाहरण है, एक केस स्टडी है जो सबको पता होना चाहिए। और वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसमें मदद करता है कि गांव की बात को दिखाइए, आप गाय गोबर को दिखाइए, आप ट्राइबल कल्चर को दिखाइए, और उन चीजों को कर करके वहां बहुत तेजी से आकर्षण बढ़ रहा है। यह समय है जब ग्लोबल, लोकल को ग्लोबल बनाया जाए, हमारी लोकल बातों को ग्लोबल स्तर पर बहुत तेजी से लाया जा सकता है। और ये सब चीजें अगर बेहतर तरीके से और पॉजिटिव तरीके से भी प्रेजेंट हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि दोनों व्यू हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आप किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। मैं उदाहरण इसी रूप में रखता हूं कि भारत के दोनों संदर्भ में जो हमारी कमियां हैं भाई, हमारी निगेटिविटी है। हम कैसे कह सकते हैं हमारे देश में जातिवाद नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि यहां असमानता नहीं है, लेकिन क्या यही बताते रहे कि साथ साथ हमें जरूर बताना पड़ेगा चुनौतियां हैं, इससे लड़ने के लिए अब नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, और साथ ही साथ हमारी क्षमताएं ये हैं। अगर इस तरीके से चीजें हैं तो बेहतर होगा सबके लिए। और भारत तो वैसे भी, मैंने कहा, कहानियों का देश है। आप सोचिए, एक फिल्म बनती है स्टार वार्स, और स्टार वार्स के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कहना था कि उसने तो भारतीय मिथोलॉजी कल कहानियों से प्रेरणा ली, लेकिन हम भारतीय वो नहीं कर पा रहे। आप सोचिए, अगर महाभारत के प्रसंग, पंचतंत्र के प्रसंग, रामायण के प्रसंग, हमारे पास कितनी कहानियां हैं, अगर इनको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मिथोलॉजिकल से कंतारा का मैंने उदाहरण लिया, तो ये सारे उदाहरण किस लेवल तक जा सकते हैं। आप सोचिए, मैं अगर एक प्रसंग से आपको जोड़ना चाहूं, महाभारत में एक किरदार हैं जिनका नाम है बर्बरीक। ये वो बर्बरीक हैं जो भीम के पौत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं। माना जाता था कि शंकर जी की पूजा से इन्हें 3 आशीर्वाद, 3 बाण मिले थे, और उनको आशीर्वाद था कि वो जिसके तरफ जाएंगे वो विजेता होगा, और उस 3 बाण से वो पूरे सभी चीजों को समाप्त कर सकते थे। जब श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक की ये क्षमता है, वो उनके पास जाते हैं और पहले परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, क्या तुम एक बाण से सुखा सकते हो या उन्हें भेद सकते हो। बर्बरीक ने एक तीर छोड़ा, सारे पेड़ के पत्तों में छेद हो गया, और एक फिर बाण आकर कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगा। कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। कृष्ण ने बड़ी चतुराई से एक पत्ता छुपा लिया था उनकी ताकत को देखने के लिए। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि निसंदेह ये ऐसा वीर है जो युद्ध को बहुत समय तक चलने नहीं देगा।
लेकिन साथ ही साथ एक वचन दिया था बर्बरीक ने कि जो हारेगा, जो कमजोर पक्ष होगा, जो हारने वाला पक्ष होगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण को यह बात दो तरीके से इसके इंटरप्रिटेशन देखिए। कृष्ण को पता था अगर पांडव जीतेंगे ही जीतेंगे, मैं उनके साथ हूं, और वैसे भी असत्य की हार सत्य की जीत होनी है, धर्म की रक्षा करनी है। तो उन्हें पता था अगर बर्बरीक कौरव की तरफ से लड़ने चला गया तो फिर तो पूरा लेशन ही बदल जाएगा। और साथ ही साथ एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी था कि अगर बर्बरीक हारने वाले का साथ देगा तो कौरव की तरफ से गया, और पांडव हारने लगे तो फिर पांडव की तरफ चला जाएगा, फिर पांडव जीतने लगेंगे तो फिर कौरव की तरफ आ जाएगा। इस तरह तो युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। और इसके बाद कृष्ण जी ने बर्बरीक से उनके दान की परीक्षा लेने के लिए कहा कि अपना मस्तिष्क दान कर दो, अपना एक तरह से शीश दान कर दो। और बर्बरीक जैसे महापुरुष, ये प्रेरणाएं हैं हमारे मिथोलॉजी में, एक से एक चरित्र हैं। उन्होंने अपना शीश कहा, आप नारायण आपके इस आदेश का पालन होगा। उन्होंने शीश काट दिया, बस एक रिक्वेस्ट की कि मेरा जो शीश है ऐसी जगह रखा जाए कि मैं पूरा युद्ध देख सकूं। और फिर उन्हें एक ऊंचाई पर उनके शीश को रखा गया, और साक्षी भाव से पूरा महाभारत युद्ध अगर किसी ने देखा तो बर्बरीक ने। और इसीलिए आज भी भारत में जहां खाटू श्याम की पूजा होती है, इन्हें कहा जाता है हारे का सहारा। इसलिए हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो हार रहा होगा, जो कमजोर होगा, मैं उसका साथ दूंगा। इसीलिए बहुत तेजी से लोग अब खाटू श्याम के प्रति आकर्षण रखने लगे हैं, उनकी पूजा करने लगे हैं, और हारे का सहारा निसंदेह सभी की एक प्रेरणा बनने लगे हैं। तो ऐसी कितनी कहानियां, और इन बातों को अगर प्रेजेंट किया जाए, ऐसे कितने तथ्य, ऐसी कितनी चीजें हमारे इतिहास में, हमारी मिथोलॉजी में, हमारी लोकोक्तियों में है, हमारी अनुश्रुतियों में है। अगर इस तरह से चीजों को सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो निसंदेह भारत में क्षमता जरूर है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी भारतीय क्षमता को भी वैश्विक प्लेटफॉर्म पर उजागर करेगी। तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि कलर्ड इकोनॉमी में अब नया जो दौर है वो है ऑरेंज इकोनॉमी का।